गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास 7th जो क्लास है, हम उसका एनसीईआरटी का चैप्टर कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, 6 जो क्लास थी हमारी, उसके जो 2 चैप्टर थे हम कर चुके थे। यानी कि जो 6 क्लास में जितना भी हमारा पोर्शन था हमने कर लिया। वहाँ पे हमने देख लिया किस किस के बारे में, आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक, उसके बाद जो उनका क्लासिफिकेशन क्या था, विभाजन क्या था, तीनों ही क्षेत्र हमने देख लिए थे। कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं क्षेत्र, वो भी हमने देखा अच्छे से। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो इसके जो हमारे चैप्टर हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आए हैं किसकी तरफ, जो हमारी 7th क्लास है, जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है। आज हम उसका चैप्टर पढ़ेंगे। और चैप्टर क्या है एक बार आप देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं वस्तु विनिमय, यानी कि हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम से हम मनी तक कैसे पहुंचे हैं, फ्रॉम बार्टर टू मनी। ये ट्रांजिशन जो हुआ है, कमेंट नीचे कर देना भैया। मतलब बार्टर से हम मनी तक आए हैं, जो फेज है वो कैसे कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं। ओके, तो अब जब हम पढ़ रहे हैं बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। पहले क्या होता था, जब मनी नहीं थी, यानी कि जब मुद्रा नहीं थी और हमें कुछ चीजें खरीदनी होती थी, तो हम क्या करते थे, हम वस्तुओं का लेन देन करते थे। हम क्या करते थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन बहुत लेट आता है, क्या रीजन हो सकता है इसका? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा नया है। पहले जो हम 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था वो डेमो क्लासेस में हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज थोड़ा नया कंसेप्ट है, तो ध्यान से सुनेंगे सब। बिल्कुल दीप्ति, आप पढ़ सकते हो, है ना? ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या बात बोली है, उन्होंने बोला है द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लाइज इन इट्स लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये सेइंग है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, किसके? इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या बात बोली है, जो मुद्रा का महत्व है, किस बात से पता चलता है कि वह वर्तमान और भविष्य के बीच में एक कड़ी का काम करती है। अब कैसे कड़ी का काम करेगी ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले आप एनसीईआरटीज अच्छे से कवर कर लो, बेसिक कर लो, उसके बाद हम एडवांस पे चलेंगे, उसके बाद हम एडवांस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ओके, फिर मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सारा कंटेंट कहाँ से है, आपकी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, वही चीज बता रखी है कि उनका क्या कहना था, जो इंपॉर्टेंस है मनी की वो किससे पता चलती है, कि वो कड़ी का काम करता है किसके बीच में, प्रेजेंट के बीच में और आपके फ्यूचर के बीच में। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले, अभी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटीज में बड़े खूबसूरती के साथ बताया जाता है कि जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहली चीज जो आज हम जानेंगे कि मुद्रा से पहले वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता था। आज की क्लास जो हम देखेंगे, हम जानेंगे कि जब मनी नहीं थी, जब मुद्रा नहीं थी, तो उससे पहले हम वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करते थे। दूसरा, आज हम क्या जानेंगे कि मुद्रा का जो अस्तित्व है वो क्यों हुआ। जरूर जो पहले जो चीज चल रही होगी, यानी कि जो आपका बार्टर सिस्टम चल रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा से पहले वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता था। अभी मैंने बताया बार्टर सिस्टम से, यानी कि जो वस्तु विनिमय है उससे। वहां पे कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, जिसकी वजह से हम आगे कहां पर पहुंचे हैं, मुद्रा आई है। मुद्रा का अस्तित्व क्यों हुआ है, जो पहले हमारा जो पहले हमारा बार्टर सिस्टम था वहां पे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, उसकी वजह से, उनमें सुधार करने की वजह से किसका अस्तित्व, कौन एग्जिस्टेंस में आया है, मुद्रा आई है। उसके बाद जो मुद्रा है वो समय के साथ मुद्रा के जो रूप हैं वो भी बदले हैं। तो 3 चीज आप क्लास में आज जान के जाओगे। पहली चीज आप जान के जाओगे कि जो मुद्रा है, जो मनी है, उससे पहले जो हम लेन देन करते थे वो कैसे करते थे।
क्या प्रॉब्लम हो रही है क्लास में? आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं। जब लिखने की बारी आएगी, जब आपको कहीं पे सॉल्व कुछ चीजें करानी होंगी, मैं आपको एनसीईआरटीज करा रही हूँ, मैं आपको एनसीईआरटीज करा रही हूँ, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा? पहले हम देखेंगे कि जो मुद्रा से पहले की बात है, जो मुद्रा से पहले की बात है वो हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये मुद्रा है, ये इसका अस्तित्व क्यों हुआ है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों हुआ है, ये हम जानेंगे। और उसके बाद ये जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा है, इसके रूप में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है समय के साथ। समय के साथ क्या हुआ है, मुद्रा के रूप में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो ये तीनों चीजें आज आप डिटेल में जान के जाओगे, कैसे परिवर्तन हुआ है, क्यों हुआ है। तो पहले हम जानेंगे वस्तु विनिमय के बारे में, यानी कि हम जानेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में, ठीक है। पहले क्या होता था, जब तक मुद्रा का एग्जिस्टेंस नहीं था, अगर हमें वस्तुएं लेनी होती थी तो हम क्या करते थे, सामने वाले इंसान से जो वस्तु हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, जो वस्तु हमारे पास ज्यादा है हम उसको सामने वाले इंसान को देंगे, और उसके पास जो एक्स्ट्रा वस्तु है, जो उसके पास अतिरिक्त वस्तु है जो हमें चाहिए, हम उससे वो लेते थे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। मान के चलो ये कोई एक्स व्यक्ति है, ये कोई वाई व्यक्ति है, ठीक है। इसके पास मान के चलो जो चावल है वो ज्यादा मात्रा में है, और इसके पास जो अनाज है वो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। अब जो एक्स व्यक्ति है उसको अनाज चाहिए, जो एक्स व्यक्ति है उसको अनाज चाहिए, और जो वाई व्यक्ति है उसको चावल चाहिए, ठीक है। जो वाई व्यक्ति है उसको चावल चाहिए। तो आपको ऐसी एक सिचुएशन को ढूंढना पड़ता था, एक ऐसी सिचुएशन को ढूंढना पड़ता था कि जहां पे एक ऐसा संयोग हो, एक ऐसा संयोग हो कि जो वस्तु मुझे चाहिए, जो वस्तु मुझे चाहिए वो सामने वाले इंसान के पास हो, वो सामने वाले इंसान के पास हो, और जो वस्तु सामने वाले इंसान को चाहिए वो वस्तु मेरे पास हो। तो आप खुद सोचो कितना ही मुश्किल रहा होगा ऐसे संयोगों को ढूंढना, कि हम उस पर्टिकुलर इंसान को ढूंढे कि जो उसके पास वस्तु है वो मैं ले सकूं, और जो मेरे पास वस्तु है वो सामने वाला इंसान ले सके। क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी तो आती होगी कि अगर ये दो व्यक्ति हैं, इसके पास जैसे हमने मान के चला अनाज है, चावल हमने यहाँ पे कंसिडर करा था, और यहाँ पे इसके पास क्या था, अनाज। हो सकता है इस वाले व्यक्ति को चावल चाहिए, हो सकता है इस वाले व्यक्ति को चावल चाहिए थे, लेकिन जो एक्स है इसको अनाज नहीं चाहिए था, इसको अनाज नहीं चाहिए था। तो क्या वो उसको चावल देगा, नहीं देगा, है ना। एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। बोला है लोग वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान अन्य वस्तुएं या सेवाओं के बदले करते थे, इसे क्या बोलते हैं हम, विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पे मुद्रा का एग्जिस्टेंस नहीं था, मुद्रा अभी तक पिक्चर में नहीं आई थी। लेन देन किसकी वजह से हो रहा था, वस्तुओं का ही आपस में लेन देन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देख के चलो फिर एक समस्या और थी। क्या समस्या, इस पिक्चर से आप बड़ा खूबसूरती से समझोगे। यहाँ पे कोई किसान है, इसके पास क्या है, एक बैल है, उसके पास क्या है, बैल है। अब इसको दवाइयां भी चाहिए, इसको स्वेटर भी चाहिए, और इसको शूज भी चाहिए, इसको जूते भी चाहिए, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि जो बैल है इससे वो तीनों चीजें खरीद सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बैल से तीनों ही चीजें खरीद सकता है? क्योंकि मेडिसिन उसको कहीं और मिलेंगी, स्वेटर उसको कहीं और मिलेगा, और जो जूते हैं उसको कहीं और मिलेंगे। या तो उसके पास कोई ऐसी चीज हो वो जो तीनों जगह जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इस सिचुएशन में इसको क्या करना पड़ता था, ये जाता, बैल को बेचता, उसके बदले क्या खरीद के ला रहा है, अनाज खरीद के ला रहा है, अनाज खरीद के लेके आया। और अब अनाज का इस्तेमाल ये करेगा क्या लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए, स्वेटर लेने के लिए, और जूते लेने के लिए। जब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, बार्टर सिस्टम के बारे में, तो साथ साथ आप क्या देखते चल रहे हो कि कठिनाइयां, क्या क्या परेशानियां थी जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा था। और इन्हीं परेशानियों की वजह से जो मनी है, जो मुद्रा है, वो अस्तित्व में आया, ठीक है। सुधा, मैं एक मिनट रुको, मैं पूछती हूँ।
ओके अच्छा, लाइव चैट ऐसे शो नहीं होती है, जो आप कमेंट कर रहे हो वो आपको दिखाई देगी, बाकी और कोई कमेंट आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे एक कोई किसान था, उसके पास क्या था, बैल ही था उसके पास, और अब उसको क्या चाहिए था, उसको दवाइयाँ चाहिए थी, स्वेटर चाहिए था, जूते चाहिए थे। अब वो ऐसा तो नहीं कर सकता था, अगर वो बैल देकर दवाइयाँ ले लेगा तो फिर स्वेटर और जूते कैसे लेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करा, बैल को बेचा, अनाज खरीद लिया, अनाज की हेल्प मदद से क्या करा है, दवाइयां भी ले ली है, स्वेटर भी ले लिया है और जूते भी ले लिए हैं, अनाज देकर जो उसकी जरूरत की चीजें थी वो उसने ले ली। अब एक और एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोला गया है यदि आपके पास एक अतिरिक्त रबर है, अपना डेली उसका एग्जाम्पल है, मान के चलो आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा, मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया था आपको अनाज का और चावल का, तो मैंने बोला था ना कि हमारे पास जो अनाज था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो अनाज हम अपना भी कंजम्पशन कर रहे हैं और अनाज के बदले में चावल भी खरीद रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रबर है और हमें किसकी जरूरत है, हमें पेंसिल की जरूरत है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे मुद्रा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, और जो हमारा मित्र है उसके पास अतिरिक्त पेंसिल है, अतिरिक्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पास एक ही पेंसिल होगी तो वो अपना काम करेगा, वो अपनी पेंसिल क्यों देगा रबर के बदले में, नहीं देगा ना। तो बात हो रही है किसकी, अतिरिक्त की, उसके पास अतिरिक्त पेंसिल है लेकिन उसके पास क्या है, रबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आप रबर के बदले में पेंसिल ले सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास अतिरिक्त रबर है वो सामने वाले इंसान को दे दोगे, क्योंकि उसके पास रबर नहीं थी, उसको जरूरत है रबर की, और क्योंकि उसके पास अतिरिक्त पेंसिल थी तो आप उससे जो पेंसिल है वो ले लोगे। इस तरीके से जो आपका बार्टर सिस्टम था, यानी कि जो आपका वस्तु विनिमय था वो काम करता था, ठीक है। वस्तु नाम से ही आप समझ जाओगे कि वस्तुओं का ही लेन देन हो रहा है, ठीक है। एक बार मुझे बता दो कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कौन कौन है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं, एक बार कमेंट डाल देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, जो हमारी एनसीईआरटीज है, पिक्चर्स दी हुई हैं, बड़े डिटेल में दी हुई है। यहाँ पे आप इससे जो भी इसका गुड्स है वो ले रहे हो और सामने वाले इंसान को बदले में ये दे रहे हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी लेन देन हो रहा है वस्तुओं का, यहाँ पे भी लेन देन हो रहा है वस्तुओं का, क्यों, क्योंकि अभी जो मुद्रा है वो अस्तित्व में नहीं आया है, हमारे पास मनी नहीं है। इसके बाद जब आप ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देखोगे, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के भी, तो दोनों लैंग्वेज हम लोग पढ़ के चलेंगे, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज को हमें कंसिडर करना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, है ना, जी बिल्कुल, ठीक है। हमने पहली चीज क्या देखी, ट्रांजैक्शन। जब आप वर्ड यूज करते हो ना डेली लाइफ में कि फोन पे नहीं चल रहा, पेमेंट नहीं, हम बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो ट्रांजेक्शन मेनली होता क्या है, खरीद बिक्री की प्रक्रिया होती है। उसके बाद वस्तुएं क्या होती हैं, वो चीजें जिनकी खरीद बिक्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा क्या है, यानी कि मनी, एक कॉमन मीडियम है एक्सेप्टेड बाय ऑल पे फॉर, जो भी वस्तुएं और जो भी सेवाएं हैं आप उनके बदले में जो चीज एक्सेप्ट करते हो वो क्या होती है, वो मनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो प्राचीन समय था, जो बहुत पहले का टाइम था, वहां पर किस किस चीज का उपयोग होता था, कोड़ी, नमक, चाय, तंबाकू, कपड़ा, पशु बीज आदि का उपयोग होता था, ठीक है, एज अ बार्टर। यहाँ पे भी सेम चीजें आपको बताई है, बैल है उसको दवाइयाँ चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, कैसे करेगा वो, ठीक है। अब अब जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था कि आपको बार्टर सिस्टम का पता चल गया, क्या हो रहा है वहां पे, वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। फिर जब मैं आपको वो एक्सप्लेन भी कर रही थी, वहां पे भी हम क्या देख रहे थे, कुछ कुछ समस्याएं देख रहे थे, जैसे हमने बैल वाला कंसेप्ट लिया था कि एक ही बैल है, 1000 वस्तुएं चाहिए, तो सब जगह तो हम बैल को नहीं बेच सकते, तो हम क्या कर रहे थे, बैल के बदले में हमने कुछ अनाज ले लिया और फिर अनाज से
फिर अनाज से हम जो बाकी की चीजें हैं वो दुकान पे वो जाके हम खरीद रहे थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्या आई जिसकी वजह से मुद्रा की आवश्यकता हुई, मुद्रा की यानी कि मनी की आवश्यकता पड़ी। क्या क्या वो समस्याएं थी एक बार हम देख लेंगे। सेम चीज उन्होंने जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी थी, मैं फिर बोलूंगी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट समझने का है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट समझने का है, समझ पे ही काम होगा। लिख लिख के चाहे तुम कितना भी लिख लो, अगर समझ नहीं आया लिखने का भी कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। आप कितने ही नोट्स बना के रख लो, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है इकोनॉमिक्स के, नहीं समझ पाओगे। हिस्ट्री हुई और सब्जेक्ट हुई, आप पढ़ के समझ लेते हो कि क्या लिख रहा है, ठीक है। अगर आप बात करो ना कि बुक से पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, आप बाकी के सब्जेक्ट बुक उठा के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है अगर आप इसको नहीं समझोगे आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ध्यान जो मैं बता रही हूँ वो समझने के लिए। रही बात डिटेल में समझाने की, अभी आप ये सोच के चलो कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम क्लास 7th की एनसीईआरटी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लेवल समझ सकते हो कि 7th क्लास का बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। और ये चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी समझ जो है उसको विकसित करना है, अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिक से चलेंगे, जैसे ही हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी हम डिटेल में भी चीजों को पढ़ेंगे, हम डेप्थ में भी कंसेप्ट को करेंगे। तो ठीक है, उसकी चिंता आप ना करें कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, जब डिटेल में पढ़ने का टाइम आएगा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मोटिव है वो एनसीईआरटीज कवर करना है, हम उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास एक बैल है, लेकिन आपको जूते स्वेटर दवाइयां खरीदनी है। आप पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसे बैल चाहिए। अब सीधी सी बात थी, जब आप बैल लेके जा रहे थे, क्या पता जो दवाइयों वाला है वो मना कर दे, मैं बैल का क्या करूंगा, जूते वाला मना कर दे। अनाज का फिर भी वो यूज कर सकते हैं, जो अनाज है उसका फिर भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैल एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि बैल चाहिए, फिर बैल के बदले क्या लेना हुआ, गेहूं। गेहूं लेना होगा क्योंकि गेहूं तो हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है कि खाना बनाना है, ठीक है। फिर गेहूं को वो क्या करेगा, अलग अलग लोगों से बदलकर, मतलब गेहूं देगा, जूते ले लेगा, स्वेटर ले लेगा और दवाइयां ले लेगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। उसके बाद अब ये तो इन जनरल आपने समस्या देख ली, वर्बली मैंने आपको बोल के बता दिया। अब आप प्रॉपर तरीके से समझोगे कि इसकी क्या क्या समस्याएं थी। अभी जब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था एक्स और वाई इंसान का। मैंने बताया था एक के पास चावल है, एक के पास अनाज है, यानी कि एक के पास राइस है, एक के पास वीट है। हम क्या देख रहे थे कि इसके पास जो राइस है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, अतिरिक्त होने चाहिए, और इसके पास जो अनाज है वो अतिरिक्त होना चाहिए, ताकि जो वाई है वो अतिरिक्त अनाज इसको दे पाए और जो एक्स है वो अतिरिक्त चावल इसको दे पाए, ठीक है। तो ऐसा संयोग ढूंढने में बहुत ही समस्या थी, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए एनसीईआरटीज स्टार्ट करी हैं और बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है। तो जिनको डेप्थ में पढ़ना है थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एनसीईआरटीज कवर होने दो और फिर हम डिटेल में चीजों को देखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहली जो समस्या है, हम समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं की वजह से क्या हुआ है, मुद्रा अस्तित्व में आई है। तो पहली समस्या क्या थी, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोहरा संयोग होना चाहिए इच्छाओं का। कैसे, इसको वही वस्तु चाहिए जो सामने वाले इंसान के पास एक्स्ट्रा है, और वाई को वही वस्तु चाहिए जो एक्स वाले इंसान के पास एक्स्ट्रा है। तो ऐसा कोइंसिडेंस ढूंढने में बड़ी ही समस्या होती थी, ठीक है। यानी कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए, इसको राइस की होनी चाहिए और एक्स को वीट की होनी चाहिए, ठीक है। बोथ इंडिविजुअल्स मस्ट नीड ईच अदर्स गुड, क्योंकि अगर एक ने बोल दिया, वाई एक्स ने बोल दिया ठीक है मेरे पास अतिरिक्त चावल हैं, मैं इसको चावल दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या ये चावल ले पाएगा, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ अतिरिक्त गेहूं ही थे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वस्तु विनिमय नहीं होगा, यहाँ पे इनका एक्सचेंज नहीं होगा। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति के पास चावल है, और उसे क्या चाहिए, उसको चाहिए कपड़ा। एक व्यक्ति के पास चावल है और उसे क्या चाहिए, कपड़ा। तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा,
अब उसे एक ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो उसको कपड़ा दे पाए, जो उसको कपड़ा दे पाए और उससे क्या ले पाए, उससे चावल ले पाए, उससे क्या ले पाए, उससे चावल ले पाए। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस। तो इसकी बड़ी समस्या थी, इतना आसान नहीं था ऐसे इंसान को खोजना कि हम उसे अपनी वस्तु दे पाए जो हमारे पास अतिरिक्त है, और हमें वही वस्तु चाहिए उससे जो उसके पास अतिरिक्त है। ठीक है। सुधा, अभी यहाँ से तो आप, मैंने बताया था ना, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, 100 नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पॉइंट्स पे बना सकते हो। जैसे आप क्या लिख लोगे, समस्याएं। आप लिख लोगे जो बाल्टा सिस्टम है इसकी क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो कि पहला पॉइंट क्या है, डबल कोइंसिडेंस की जो समस्या थी, यानी कि दोहरा संयोग की समस्या थी। अभी जो आगे मैं एक और पढ़ूंगी डिटेल में, वो तो पॉइंट्स में नोट्स आप बना सकते हो, है ना। पॉइंट्स में नोट्स बना लो, ताकि अगर आपको डिटेल रिवीजन करना है तो पीपीटी से आप पढ़ पाओ, या जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिले हैं वहां से आप पढ़ पाओ। और अगर आपको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करना है तो आप जो अपने हैंड रिटन नोट्स है पॉइंट वाले, वो जल्दी से एक बार देख पाओ। क्योंकि जब एग्जाम होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है, तो बहुत ज़्यादा नोट्स तो आप नहीं पढ़ पाओगे, तो पॉइंट वाले नोट्स आप फिर भी बना सकते हो। उसके बाद दूसरी क्या समस्या आई है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि सामान्य मूल्य मापदंड का अभाव। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे चावल की और गेहूं की, हमें कैसे पता चलेगा, अभी अगर हम बात करें, अगर आज के टाइम में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी को हम 2 किलो चावल दे रहे हैं और बदले में 2 किलो हम क्या ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं। और आपको पता चले जो चावल है, जो चावल है वो मान के चलो 100 रुपए किलो है, तो इनका वैल्यू अभी कितना है, 200। और जो गेहूं है मान के चलो वो 50 रुपए किलो है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई, 100। अभी क्योंकि मुद्रा है, जैसे मान के चलो मैं आपको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके बता रही हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो 200 रुपए है और इसकी जो वैल्यू है वो है 100 रुपए है। क्या अगर हम इन दोनों का आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं आज के टाइम में, क्या ये सही माना जाएगा? होना क्या चाहिए, 2 किलो के बदले में 4 किलो गेहूं होने चाहिए। 2 किलो चावल के बदले में 4 किलो अगर गेहूं होंगे, तो हम मानेंगे कि ये जो आदान प्रदान हुआ है, जो आदान प्रदान है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, जब वस्तु विनिमय का जो प्रचलन था, उस टाइम में हम कैसे ही बता पाते, हम कैसे ही बता पाते कि जो 2 किलो चावल है, 2 किलो जो चावल है वो 2 किलो गेहूं के बराबर है? ये तो हम बता ही नहीं पाते। ठीक है, अभी तो मैंने पैसे में इसको कन्वर्ट करके आपको समझाने के लिए बताया है कि मान के चलो ये 100 रुपए किलो है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। ये 50 रुपए किलो है तो ये 100 का हुआ है, तो ये 200 का, ये 100 का। तो ये आदान प्रदान तो गलत हो गया। आदान प्रदान अगर सही होना चाहिए था तो 2 किलो चावल के बदले में क्या मिलने चाहिए थे, 4 किलो गेहूं मिलने चाहिए थे। लेकिन जब मनी नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, तो ये समस्या आती थी। ये समस्या आती थी हम कैसे इनको वैल्यू करें, कैसे हम इनकी जो वैल्यू है उसको तय करें, यानी कि सामान्य मूल्य मापदंड का अभाव था। यहाँ पे जैसे मैंने मेजर करा है, मैंने पैसे का इस्तेमाल करा है, मैंने रुपए का इस्तेमाल करा है ना। लेकिन पहले क्या था, पहले मुद्रा थी ही नहीं, तो बड़ा ही मुश्किल था कि जिन वस्तुओं का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी वैल्यू का कैसे हम मोल निकालें। तो एक दिक्कत ये हो गई, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि वस्तुओं का जो मूल्य था इसको तय करने में क्या हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। पहली समस्या क्या आई, दोहरे संयोग की समस्या थी। दूसरी समस्या हमारी क्या थी कि जो वस्तुएं थी हम उनका मूल्य नहीं पता कर पा रहे थे, है ना, सामान्य मूल्य मापदंड का अभाव था। इसके बाद यह तय करना कठिन होता था, ये 1 किलो गेहूं के बदले कितने मीटर कपड़ा मिलेगा या चाहिए, ठीक है, कितना मिलना चाहिए। अभी मैंने खुद ने ही एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया था, सेम चीज बोली है। क्योंकि जब तक एक कॉमन मेजर नहीं होगा, जब तक एक सामान्य मूल्य नहीं होगा, हम एक दूसरे को आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं पता, ठीक है, हमें गेहूं के बदले कपड़े देने हैं, सामने वाले को कपड़ा लेके गेहूं देना है, लेकिन हमको नहीं पता है कि 1 किलो गेहूं अगर हम उसको दे रहे हैं, उसके बदले में हम उससे कितना मीटर कपड़ा लेंगे। तो ये बड़ी समस्या होती थी। ठीक है, इसके बाद
इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ शुड बी एक्सचेंज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ वीट। ये दो समस्याएं समझ में आई हैं, एक बार मुझे बता दो, क्या आपको डबल कोइंसिडेंस और जो हमने पढ़ा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों चीज समझ आई है या नहीं आई है? अगर आप समझ के जाओगे, आप इनको कहीं भी पढ़ोगे, कहीं बुक में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे, आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आप लिखने पे रह जाओगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, कहीं से भी अच्छी जगह से पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर किस चीज की प्रॉब्लम आ रही थी? डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि विभाज्यता की समस्या। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? ओके, जिसको जो जो समस्या रहेगी टॉपिक में, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं ये एनसीईआरटी की, पर इस तरीके से करनी है कि हमारा बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, है ना। डिटेल में हम सब कुछ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी कम चीजें हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें ये भी बहुत नई चीज लग रही होगी, और जो पहले से पढ़ के आए हैं 11th-12th में इकोनॉमिक्स, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बेसिक है ना। लेकिन हमको सबको साथ में लेके चलना है। अगर हमारा हमने मोटिव बनाया है अपना कि हम 1-1.5 महीने में अपनी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, तो जो पहले डेप्थ में पढ़ चुके हैं वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी नए सिरे से चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी चीज की सप्लाई कम होती है, जो आपका ये पॉइंट है, अगर मांग की तुलना में सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम रहती है, तो कीमतें जो है वो बढ़ती हैं। ठीक है, और अगर मांग ज्यादा होती है तब भी कीमतें क्या है, बढ़ती हैं। ठीक है, सप्लाई कम होने का ही मतलब ये हो जाता है कि जो मांग की तुलना में पूर्ति है वो कम है, यानी कि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, सप्लाई कम है, तो कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है, ओके गुड, जिनको समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा क्या समस्या आई? भाई कुछ समस्या रही बार्टर सिस्टम में, जब भी हम मनी पे पहुंचे आज, है ना। तो हम क्या जान रहे हैं, हम समस्याएं जान रहे हैं। तीसरी समस्या हमारी क्या थी? विभाजन की। अभी हमने देखा था कि मान के चलो मेरे पास जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, उस इंसान के पास क्या था? बैल था, एक बैल है। अब वैसे बैल की कीमत भी अगर हम आज कंसिडर करें तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके पास बैल था, वो सिर्फ बैल को ही किसी को दे सकता था और उसी के बदले में वस्तुएं ले सकता था। लेकिन बैल एक है, वस्तुएं उसको बहुत सारी चाहिए थी, तो क्या वो बैल बैल को टुकड़ों में बांटकर स्वेटर नहीं लिया जा सकता था? बताओ एक बार। नहीं पॉसिबल थी ना ये चीज, यानी कि वस्तुओं का हम क्या नहीं कर सकते थे? विभाज्यता, यानी कि उनका विभाजन हम नहीं कर सकते थे। तो ये समस्या थी कि स्वेटर कैन नॉट बी परचेज बाय डिवाइडिंग एन ऑक्स इनटू पीसेस, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसी का समाधान वहां पे उन्होंने क्या निकाला था कि उसको गेहूं के बदले में बेच दिया, ऑक्स को दे दिया, बदले में क्या ले लिया? गेहूं ले लिया, और फिर गेहूं के बदले में चीजें खरीद रहे थे। ओके, वेरी गुड आंचल। जो पढ़ाने का रीजन है बेसिक क्लियर करना है, ठीक है, सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आ गया है आपको, तीन समस्या हमने देख ली। चौथी हमारी समस्या क्या है? परिवहन की समस्या। परिवहन की समस्या, अब मान के चलो जिस बैल की आप बात कर रहे थे वो यहाँ पे यूपी में है। अब आपको जो वस्तु चाहिए, जो आपको वस्तु चाहिए वो क्या है? एमपी में है। ठीक है, जो वस्तु आपको चाहिए वो कहाँ है? वो एमपी में है। अब आप क्या उस बैल को दूसरे देश में लेके जाओगे? सॉरी, देश बात बोल रही हूं मैं। क्या हम उसको एमपी में लेके जाएंगे? तो आप सोच रहे हो कि वस्तुओं को उठा के लेके जाने में भी समस्या होती थी। और जैसे हमारी गेहूं वाली बात भी हमने करी थी कि चलो हमने बैल दे दिया, उसके बदले में गेहूं ले लिया। अब आप सोचो उस गेहूं को हम उठा उठा के लेके जा रहे हैं, कभी हम दवाइयों की दुकान पे जा रहे हैं, कभी हम स्वेटर की दुकान पे जा रहे हैं, कभी हम कुछ और खरीदने ले जा रहे हैं, वहां पे उठा के ले जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं को, परिवहन की बड़ी समस्या होती थी, यानी कि जो बड़ी वस्तुएं थी वो इधर से उधर ले जाना कठिन था। अभी हमारे पास पैसा है, पैसा भी नहीं है, फोन पे है, और ठीक है ये सब है, पेटीएम है, फोन ही लेके जाना है, कहीं भी पहुंच जाओ, कहीं भी कुछ भी खरीद लो। लेकिन अगर हम वस्तुओं का विनिमय करते, वस्तुओं के बदले वस्तुएं लेते, तो हमें वस्तुओं को उठा के भी तो लेके जाना पड़ता। तो किस चीज की समस्या आ रही थी? परिवहन की समस्या आ रही थी, यानी कि पोर्टेबिलिटी की समस्या थी। तो 4 आपने समस्या पढ़ी है अभी। आकाश क्या बोला है आपने? एक बार लिखो, मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने।
एक बार फिर से कमेंट कर देना आकाश। कोई बात नहीं सुधा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ। अगर कुछ चीजें आएंगी आपको, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपके पास रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी, तो आप रिवीजन के तौर पे दोबारा से क्लास को स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन आपको मेहनत भी ज्यादा करनी है, फिर आपको थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी समझने के लिए, है ना। लेकिन एक बार जो चीज समझ में आ गई फिर आई जाएगी। उसके बाद क्या हम देख रहे थे, स्थायित्व की समस्या, यानी कि ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से हम क्या समझ रहे हैं, आपने गेहूं ले लिया था, आपने जो बैल था उसके बदले में क्या खरीद लिया था, गेहूं खरीद लिया था। वीट आपने ले लिया। अब जो जो चीजें आपको लेनी थी, दवाइयां या जो भी चीजें आपको खरीदनी थी, आपने खरीद ली। जो बाकी का अनाज होगा, अब आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अब जो बाकी का अनाज बचेगा आपको उसको संभाल के भी तो रखना पड़ेगा। या फिर जो वस्तुएं आपके पास अतिरिक्त हैं, जिनके बदले में आप दूसरी वस्तुएं ले रहे हो, तो आपको उस वस्तु को भी तो संभाल के रखना पड़ेगा। अगर वो वस्तु इधर उधर हो गई, खराब हो गई, तो आप क्या करोगे, आप उसके बदले में और वस्तुएं नहीं खरीद पाओगे। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अब में कहीं कहीं किसी किसी के साथ हो रही है, वैसे अभी ऑलमोस्ट ठीक कर दी गई है इस प्रॉब्लम को। विशाल, क्या आपका क्वेश्चन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से टाइप कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रखा है, गेहूं खराब हो सकता था या चेहू जो चूहे हैं वो खा सकते हैं। ठीक है, आपने बैल के बदले में गेहूं बहुत सारा लेके भंडार लगा के रख लिया आपने, और या मान के चलो आपके पास था भी ऑलरेडी बहुत सारा गेहूं, आप उसके बदले में ही वस्तुएं ले रहे थे। लेकिन आप सोचो, उस वस्तु को बहुत संभाल के रखना पड़ता था। हो सकता है वो खराब हो जाए, ऐसी वस्तु भी तो हो सकती है खराब हो जाए, या फिर क्या हो जाए, चूहे काट खराब कर दे, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या हो रहा था कि आप उनको सेव करके नहीं रख पा रहे थे। जैसे बात करते हैं हम पैसे की, आपकी सैलरी आई, आपको जो जो चीजें खरीदनी थी खरीदी, बाकी की जो अमाउंट है या तो आपके पास कैश में सेव रहेगी या फिर आपके अकाउंट में सेव रहेगी। तो आप खुद सोचो कि पैसे को सेव करना इजी है या फिर वस्तुओं को सेव करना इजी है। वस्तुओं को रखने के लिए भी तो एक स्पेस चाहिए, प्रॉपर कंडीशंस चाहिए, है ना। जबकि जो पैसा है, ओके विशाल, भैया यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लग जाएगा। एक बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है टेलीग्राम ग्रुप। विशाल आप ऐसे करना, मेरा टेलीग्राम फाइंड करके वहां पे क्वेश्चन, सॉरी, अपना वो भेजना, एक बार मुझे मैसेज डालना, मैं आपको ऐड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि जो पैसे हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको सेव कर सकते हैं अपने पास। इससे पहले क्या था, समस्या थी परिवहन की, पैसा लेके हम कहीं भी जाके कोई भी सामान लेके आ सकते हैं, वस्तुओं के साथ वैसा नहीं था। दूसरी चीज क्या थी, ड्यूरेबिलिटी की थी, जो वस्तुएं हैं वो जल्दी खराब हो जाती है। पैसा है आपके पास, आज भी रहेगा कल भी रहेगा, सेव रहेगा, अकाउंट में रखो चाहे कैश में रखो, ठीक है। लेकिन जो वस्तुएं थी वहां पे डर रहता था कि वो वस्तु खराब ना हो जाए। उसके बाद अब जब आपने ये सारी समस्या देखी है, जो नोट्स के लिए बोल रहे थे पीपीटी आपको मिलेगी, आप सिर्फ ये 5 जो पॉइंट हमने करे हैं, 5 जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनकी हेडिंग डाल लेना कि आपको पता हो क्या क्या समस्याएं रही थी बार्टर सिस्टम में। उसके बाद हम देख रहे हैं इन्हीं कठिनाइयों के कारण क्या हुआ है, मुद्रा का विकास हुआ है। जब हमने ये सारी परेशानियां झेली, तो हम किसकी तरफ आए, मनी की तरफ आए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पे बताया गया है, ऐसा नहीं है कि जो बार्टर सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, वो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बंद हो गया है। कुछ ऐसी ऐसी जगह है जहां पे अभी भी क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। पहला, असम में, असम का एक जुनबिल मेला है, असम में एक जुनबिल मेला है, वहां पे आज भी विनिमय प्रणाली का उदाहरण है, वहां पे आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। कहाँ पे, इस मेले में। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग हैं वो जड़ें, सब्जियां, फल, मसाले आदि का आदान प्रदान करते हैं। इस मेले में अगर आप जाओगे तो आपको पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या लेके जाओगे, जो आपके पास वस्तुएं होंगी एक्स्ट्रा या फिर अतिरिक्त जो होंगी, आप वो वस्तुएं लेके जाओगे मेले में, और उसके बदले में आप जो भी वहां पे चीजें आपको चाहिए वो लेके आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है,
लोग एक्सचेंज करते हैं रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स। तो आप बता सकते हो कि जो असम का जूनबिल मेला है वहां पे आज भी क्या चलता है, बार्टर सिस्टम चलता है। और भी बहुत चीजें आप देखोगे, आज भी अपने मार्केट में देख सकते हो। जैसे ये आप बहुत देखते होगे कि पुराने कपड़ों के बदले बर्तन लेना, है ना। कोई कोई आता है ना बाहर कि पुराने कपड़े उनको दे दो, उसके बदले में वो हमें क्या दे देते हैं, बर्तन दे देते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक बार्टर सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद एक्सचेंजिंग बुक्स, ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज भी है जहाँ पे आप क्या करोगे, जिन बुक्स, जो बुक्स या जो किताबें हैं जो आपने पढ़ ली हैं, आप वो वहां पे रख के आ जाओगे और वहां पे जो भी आपको बुक सही लगे या आपको लगे कि आपको पढ़नी है, आप वो बुक वहां से लेके आ सकते हो। तो ऐसी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे जो किताब है उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो आज आपने क्या क्या जाना है, समस्याएं जानी थी किसकी, पहले आपने जाना कि बार्टर सिस्टम क्या है, यानी कि जो वस्तु विनिमय है वो क्या है। उसके बाद आपने देखा वहां पे क्या क्या समस्या थी और उन समस्याओं की वजह से क्या हुआ है, मनी का एग्जिस्टेंस आया है। उसके बाद समस्याओं से ही, जो हमारी बार्टर सिस्टम की समस्याएं हैं वहीं से क्या निकल के आते हैं, वहीं से मूल कार्य निकल के आते हैं, मुख्य कार्य निकल के आते हैं किसके, मनी के। ठीक है। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का माध्यम। मनी के आने से क्या हो गया है, मनी के आने से क्या हो गया है, जो हमारा व्यापार है वो आसान हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, वो एक माध्यम बन गया है किसका, एक्सचेंज का, कि हम पैसे देंगे और उसके बदले में क्या लेंगे, वस्तुएं ले लेंगे। ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहले क्या था, वस्तु और वस्तु का आपस में लेन देन हो रहा था। अब क्या है, पैसा है जो क्या कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मैं पैसा सामने वाले इंसान को दूंगी और उससे क्या लूंगी, वस्तु ले लूंगी। और जो पैसा सामने वाले इंसान के पास चला गया, अब वो उस पैसे का यूज करके जो भी उसको वस्तु चाहिए होगी वो वस्तु ले लेगा। पैसे उसको दे दिए, फिर जो तीसरा इंसान होगा, जो तीसरा इंसान होगा वो उस पैसे का यूज करके कुछ और वस्तु ले लेगा। तो सबके बीच में जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसका काम क्या कर रही है, मनी कर रही है। ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का माप। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, चावल की बात करी थी, गेहूं की बात करी थी। चावल महंगा था, गेहूं सस्ता था, तो पहले हमें नहीं पता होता था कि इनका क्या मूल्य है, क्या मूल्य है। तो हम नहीं पता कर पाते थे कि कितने गेहूं के बदले में कितना अनाज लेना है या देना है। लेकिन जब से मनी एग्जिस्टेंस में आया है, हम मूल्य का पता कर सकते हैं किसी भी वस्तु का। कोई भी वस्तु आप लेके आओ, हम उसका मूल्य पता कर सकते हैं। और मूल्य किसकी मदद से हम पता कर पा रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पेन 100 रुपीज का है, तो ये पेन की वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है, 100 रुपए। तो किसकी बदौलत ऐसा हो पा रहा है कि हम किसी भी वस्तु का मूल्य पता कर पा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, मनी। क्योंकि हमें मनी पता है, पैसे के बारे में पता है, तो हम हर वस्तु की जो वैल्यू है वो मनी की फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपए की है। तो क्योंकि हम इसको एक्सचेंज कर पा रहे हैं पैसे में, तो हम बता पाएंगे कि इसकी क्या वैल्यू। कोई भी वस्तु आप उठाओ, आप उसका मूल्य बता दोगे। आप बता दोगे कि अगर लोहा है तो इसकी क्या वैल्यू है, और अगर हीरा है तो उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। हाँ, अभी भी ऐसे कहीं कहीं ये चीजें होती है ना। सही बोल रहे हो आप, ये चीजें अभी भी हैं एग्जिस्टेंस में। तो दूसरी हमने क्या चीज करी कि मेजर ऑफ वैल्यू, जो मनी है वो किसका काम कर रही है, मूल्य को मापने का। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे डेफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड। अब पहले क्या होता था, पहले उधार लेना, पहले उधार लेना जो था वो पॉसिबल नहीं था। पहले क्या था, उधार लेना पॉसिबल नहीं था। मान के चलो, कोई अभी पहले वाला एग्जांपल ही ले लो। कोई एक्स व्यक्ति था, वाई व्यक्ति था, इसके पास क्या थे, चावल थे। इसके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास अनाज आ जाएंगे। तो आप ऐसा करो, आज मुझे क्या दे दो, चावल दे दो। आज मुझे क्या दे दो, चावल दे दो।
मैं आपको जो अनाज है कुछ समय के बाद दे दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, हो सकता है अनाज आए ही ना, फसल खराब हो जाए, ठीक है। हो सकता है जहां से ये सोच के चल रहे थे हमारा अनाज किसी दूसरी जगह से आएगा, वो पहुंचे ही ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि जब बार्टर सिस्टम था वहां पे जो उधार का लेन देन था वो पॉसिबल नहीं था, सीधा वस्तु दो सामने वाले को। क्योंकि हम बात ही करके क्या आए थे बार्टर सिस्टम में, जब हमने डबल कोइंसिडेंस पढ़ा था, हमने बात ही ये बोली थी कि ये चावल अगर इसको दे रहा है तो जरूर इसकी कुछ जरूरत रहेगी, जरूर इसको बदले में क्या चाहिए था, गेहूं चाहिए था, तभी तो ये चावल दे पा रहा था उसको कि आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको चावल दे दूंगा। अगर ये बोले कि मैं अनाज बाद में दूंगा, तो सीधी सी बात है ये इसको चावल क्यों देगा, इसकी भी तो जरूरत है, इसकी भी तो नीड है वीट की, इसको भी तो गेहूं चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको ना देके किसी ऐसे इंसान को अपने चावल देगा जहां से वो साथ के साथ गेहूं ले पाए। बात किसकी हो रही थी, जरूरतों की, है ना। तो जब से पैसा आया है तो उधार का लेन देन है वो क्या हो गया है, संभव हो गया है। क्या हो गया है, संभव हो गया है। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि जब हम बार्टर सिस्टम में उधार ले भी रहे थे कि हमने कोई सामान दे दिया, बाद में हम उसको बोल रहे हैं कि हम एक जो अनाज है वो आपको दे देंगे, हो सकता है वो उसको खराब अनाज दे दे, खराब अनाज हो जाए उसका, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बड़ी समस्या थी उधार के लेन देन में। उसके बाद बात आई किसकी, स्टोर ऑफ वैल्यू की। किसकी, स्टोर ऑफ वैल्यू की। जब हम बात कर रहे थे गेहूं, जब हमने बैल के बदले में लिया था, हमने जो जो हमें सामान चाहिए था ले लिया, बाकी गेहूं को क्या करना पड़ रहा था, सेव करना पड़ रहा था। अब उसकी बड़ी समस्या थी कि ऐसा स्थान हो जहाँ पे बारिश ना आए, चूहे ना आए, मतलब किसी भी रीजन से वो खराब ना हो। तो वो प्रॉब्लम वहां पे थी। उसका सॉल्यूशन क्या आया है, मनी में, कि हम जो मनी है इसको स्टोर भी कर सकते हैं, भविष्य के लिए बचत की जा सकती है। पैसे को हम क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं, जबकि वस्तुओं के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। ओके, अगर ऐसा होता है कि नोट्स जल्दी से आपके पास नहीं पहुंचते हैं तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो, वरना मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूंगी कि कल की क्लास के नोट्स नहीं गए हैं, तो वो जल्दी से जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर नोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जब शाम को हमारा टेलीग्राम ग्रुप चलता है तो आप उसमें बता दिया करो कि नोट्स अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। अब तक जो हमने चीजें देखी है, बार्टर सिस्टम क्या था, यानी कि वस्तु विनिमय क्या था। दूसरा हमने देखा क्या क्या समस्याएं रही, 4-5 हमने समस्याएं पढ़ी थी। उसके बाद मुद्रा के बारे में हमने बताया कि मूल्य कार्य क्या है मनी के। एक बार मुझे बताओ इनमें से सारी चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। बिल्कुल, ये बेसिक से एनसीईआरटी कराई इसलिए जा रही है कि आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो एक कनेक्शन बना पाए सब्जेक्ट के साथ, वरना ऐसे लगता है कि कोई नया सब्जेक्ट आ गया, अभी हम कैसे करेंगे। एक बार मुझे बता दो अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं आपकी या नहीं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने बार्टर सिस्टम के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही है। बार्टर सिस्टम क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं थी जिनकी वजह से जो मनी है वो एग्जिस्टेंस में आया है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और जो हम जो हम अपनी क्लास कर रहे हैं ना, ये जो 7th क्लास है, यहाँ पे भी 2 ही चैप्टर है, 2 ही चैप्टर हैं, और मुझे लग रहा है इसी हफ्ते वो दोनों चैप्टर भी हो जाएंगे, फिर हम 8th क्लास पे जाएंगे। और 9th 10th क्लास की हमारी प्रॉपर बुक है, तो वो क्लासेस हमारी ज्यादा चलेंगी, है ना। वो रेगुलर, मतलब जैसे 6th की 2 क्लास में खत्म हो गया, ऐसे ही जो 7th की है ये 3 क्लास में, एक आज की क्लास, 2 क्लास और लगेंगी, क्लियर हो जाएगा 7th का। फिर हम 8th क्लास पे आएंगे, उसमें भी 2-3 चैप्टर हैं, वो हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। उसके बाद 9th की प्रॉपर बुक है, 10th की प्रॉपर बुक है, 11th की है, 12th की है, तो वो सेशन हमारे थोड़े ज्यादा लंबे चलेंगे, है ना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम ग्रुप में टैग करके पूछ सकते हो, नोट से रिलेटेड चाहे कोई भी, ठीक है। तो आज का टॉपिक जितना भी था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान रह जाता है जिसको नहीं समझ में आता, तो आप पूछ सकते हो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। चलो आप रिवाइज कर लेना एक बार, कल फिर मिलते हैं, आगे टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से सुनने।